नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेकर है। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स की स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल को इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल से रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। अभी हम मेनली रशियन ऑरिजिन R-77, R-27ER और R-27ET जैसे मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके मुकाबले अस्त्र मिसाइल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, जो कि एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और इसको हम 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से फायर कर सकते हैं और ये हमें 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से दुश्मन पर मिसाइल फायर करने की काबिलियत देने वाली है, जो कि R-77 मिसाइल से लगभग 20 किलोमीटर ज़्यादा होने वाली है। अब इनिशियली 250 मिसाइल के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2019 में ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से 50 मिसाइल जो था वो नेवी के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जिनको MiG-29 से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद अभी तक इंडियन एयरफोर्स की 2 Su-30 MKI स्क्वाड्रन में अस्त्र मिसाइल को डिप्लॉय किया जा चुका है, जो कि रेगुलर बेसिस पर कैप मिशन में अस्त्र मिसाइल को लेके जा रहे हैं और अभी इसे इंडियन एयरफोर्स की सभी सुखोई स्क्वाड्रन में डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ 250 अस्त्र मिसाइल सभी सुखोई स्क्वाड्रन के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाले, तो हमें एडिशनल मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट के बीच एक इसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा था और अभी हर साल लगभग इंडियन एयरफोर्स में 100 से ज़्यादा अस्त्र मिसाइल को इंडक्ट करने के बारे में विचार किया जा रहा था। अब फिलहाल सुखोई के बाद तेजस में और MiG-29 में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। इसी वजह से अभी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली एडिशनल अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस करने का फैसला किया गया और इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स और भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि अस्त्र मिसाइल को मैन्युफैक्चर करती है, उनके बीच एक डील को फाइनल किया गया, जिसमें अननोन अमाउंट में अस्त्र मिसाइल को खरीदा जाने वाला है। फिलहाल इस डील की कीमत लगभग 2,971 करोड़ है। अब यहाँ पर अगर एक रफ एस्टिमेशन किया जाए तो एवरेज के तौर पर एक अस्त्र मिसाइल की कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास की होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस डील के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 425 के आसपास अस्त्र मिसाइल को खरीदा जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि कुछ एडिशनल इक्विपमेंट को भी खरीदा जाने वाले हैं और उनकी कॉस्ट कितनी होने वाली हमको क्लियरली पता नहीं चला है। तो एक्यूरेटली अभी ये बताना पॉसिबल नहीं कि कितने अस्त्र मिसाइल को यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जाने वाला है। लेकिन ये बात अच्छी है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फॉर्मली बड़ी मात्रा में अस्त्र मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जा रहा है। अगला अपडेट रडार्स को लेके, और अभी हम लोग लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और सर्वेलेंस रडार के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने बताया था कि जल्दी ही हमारे पास अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज ईयरली वार्निंग रडार और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार मौजूद होने वाले हैं। ये रडार 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं। इनको मेनली दुश्मन की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और हमें पता लग जाएगा कि दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर कोई मिसाइल को फायर किया गया है। अब ये काम ईयरली वार्निंग रडार का होने वाला है और इसके बाद ट्रैकिंग रडार की मदद से हम दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मिसाइल को ट्रैक कर पाएंगे, जिसके बाद हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जा सकेगा और इंटरसेप्टर मिसाइल को इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए लॉन्च किया जा सकेगा, जिसे ट्रैकिंग रडार की मदद से गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अब अभी डीआरडीओ की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी इस कैटेगरी की पहली रडार को तैयार किया जा चुका है और इसकी पहली यूनिट की फैब्रिकेशन वर्क को डीआरडीओ की तरफ से शुरू कर दिया गया और इसे 2024 तक टेस्ट करने का फैसला किया गया है। ये एक लैंड बेस्ड मोबाइल रडार सिस्टम होने वाली, जिसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और इसकी खास बात ये होने वाली कि इसमें हम दुश्मन को ट्रैक करने के साथ साथ दुश्मन की स्टेल्थ टारगेट को भी ट्रैक कर पाएंगे। यानी कि ये भारत के लिए एक एंटी स्टेल्थ रडार का काम करने वाला है, जो कि दुश्मन की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। फिलहाल ये कितनी दूरी से स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर पाएगा ये तो बताया नहीं गया, लेकिन इतना बताया गया कि स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इस रडार को स्पेशली ट्यून किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की मेन एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये मैक्सिमम रशियन ओरिजिन से है और इंडियन एयरफोर्स कई हद तक रशियन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गया है तो उसके बाद ये डाउट किया जा रहा था कि इसका असर अभी भारत के ऊपर पड़ने वाला है,
क्योंकि इस दौरान शायद रशिया भारत को सही टाइम पर अपनी स्पेयर पार्ट और इक्विपमेंट को सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और उसके बाद रशिया पर अभी लगाए गए सैंक्शन की वजह से रशिया के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इस दौरान ये उम्मीद किया जा रहा था कि शायद इसका असर जो है, एक बुरा असर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं होने वाली है और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास स्पेयर पार्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए पहले तो भारत और रशिया के बीच साइन किए गए डील्स की वजह से हमारे पास पहले से ही सफिशिएंट मात्रा में स्पेयर पार्ट मौजूद है। फिर बाद में भारत में इनको बनाने की कोशिश भी किया जा रहा था और हमारी इंडियनाइजेशन इफेक्ट की वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स को मेजर रशियन इक्विपमेंट को लेकर कोई भी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके बाद रिसेंटली पूरे दुनिया भर में इंडियन एयरफोर्स के रैंक को लेकर भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी आर चौधरी जी को एक सवाल किया गया था, आखिर किस वजह से भारत यहां पर चाइना को ओवरटेक करके 3rd पोजीशन को आ पाया है। तो इसका जवाब देते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि भारत अभी 6 अलग अलग देशों से डिफरेंट कैटेगरी की फाइटर जेट को और मिलिट्री इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा है। अब देखा जाए तो पूरे दुनिया भर में इंडियन एयरफोर्स अकेला ऐसा एयरफोर्स है जिसके पास जितने भी एयरक्राफ्ट मौजूद है वो सभी के सभी अलग अलग कंट्री और अलग अलग ओरिजिन से मौजूद हैं, जो कि काइंड ऑफ इंडियन एयरफोर्स के लिए इनकी मेंटेनेंस को लेकर थोड़ी परेशानी क्रिएट करती, यानी कि इसमें ज़्यादा पैसा हमको खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव असर ये भी होता है कि किसी भी कंडीशन में अगर एक ओरिजिन से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो हमारी पूरी एयरफोर्स के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा और हमारी दूसरे ओरिजिन जो एयरक्राफ्ट मौजूद रहेंगे उनको ऑपरेट किया जा सकता है। सपोज हमें रशिया की तरफ से यहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलने में कोई दिक्कत हो जाता है और हमें मजबूरन कुछ सुखोई को ग्राउंडेड करना पड़ता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमारे पास मिराज होंगे, रफाल जैसे फाइटर मौजूद होंगे जिनका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और वही चीज अगर वेपन को लेके होता है तो हम इसमें इंडिजिनस वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाले कि अगर बाहर से हमें वेपन सप्लाई नहीं होता है तो हम हमारे इंडिजिनस वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे कई और भी फैक्टर है जिनको बेस करके इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ अभी पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हो चुका है। अगला अपडेट भारत के नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेके। आप सबको पता होगा कि हमारे इकलौते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के बाद आज तक भारत की तरफ से अपनी नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चुना नहीं गया है। अब इनिशियली प्लान किया गया था कि तुरंत एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ और भी मेजर पैरामीटर को ऐड करने की कोशिश किया जाए और इसको काफी हद तक कॉम्प्लेक्स बना दिया जा रहा है। और अभी बताया गया कि वर्तमान 2020 के बाद इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स से रिटायर हुए 3 स्टार रैंक के ऑफिसर्स की एक लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें से किसी एक को हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। इस लिस्ट में जो 3 मेजर नाम है उसमें प्रीवियस नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह, प्रीवियस इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया जी, आर्मी चीफ जनरल MM नरावने मौजूद है। अब इनमें से किसी एक को तो पक्का नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट करने का प्लान किया गया था, या फिर इन तीनों में से किसी एक का नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट होने की सबसे ज्यादा चांसेस बनने वाली थी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट करने से पहले सबसे पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखा जाएगा। और अभी इस वजह से 30 रिटायर और इन सर्विस ऑफिसर्स की मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी किया जा रहा है। इस लिस्ट में ट्राई सर्विस से 5 सीनियर मोस्ट ऑफिसर शामिल हैं, ट्राई सर्विस के वर्तमान के चीफ और 12 इन सर्विस ऑफिसर्स जो कि कमांडर इन चीफ रैंक के ऊपर अभी मौजूद है। उन सभी की लिस्ट को अभी तैयार किया जा रहा है। अब इसके अलावा आर्मी के फॉर्मर नॉर्दर्न कमांड के चीफ रणवीर सिंह, वेस्टर्न एयर कमांड के फॉर्मर चीफ अमित देव, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती और सदर्न नवल कमांड के फॉर्मर चीफ एडमिरल AK चावला भी शामिल है। वैसे अभी ये प्रोसेस काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, जिसमें से नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए हमें और भी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी वेरिएबल मौजूद रहने वाले हैं, नतीजे तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होने वाला है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।